हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1603 से लेकर 1604 तक। राजलक्ष्मी से पहले उठ चुकी थी और जल्दी से खाना भी उसने मंगा लिया था। राजलक्ष्मी को उठाती है और कहती है कि जल्दी से फ्रेश हो, मैंने हम दोनों के लिए खाना यहीं पर मंगा दिया है। खाना खा के फिर हम यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। राजलक्ष्मी अब जल्दी से अनिका की बात मानती है और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल वॉशरूम में जाती है। फ्रेश होकर अनिका के पास बैठ जाती है और खाना खाने लग जाती है। दोनों दोस्त बिल्कुल आराम से बैठ कर बातें कर रही थी। तभी अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, तुम्हें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें एक रात को ही बताया था मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करना। मैं जिसकी जगह पर तुम्हें भेज रही हूँ वो एक 23 ईयर्स की लड़की है। तुम्हें बस उसकी तरह ही सोचना है जैसे कि एक 23 ईयर्स की लड़की का माइंड सेट होता है। उस तरीके से ही हर चीज़ों का मतलब निकालना है, उन चीज़ों को उस तरीके से ही हैंडल करना है। तुम्हें अपनी समझदारी और सूझबूझ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बात सुनकर राजलक्ष्मी काफ़ी हैरान हो गई और कहने लग गई कि तुम मुझे ये बता रही हो कि मुझे अपने पिछले 4 या 5 साल पीछे अपनी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसमें जाना चाहिए। तभी अनिका राजलक्ष्मी की बात सुनकर एक मिस्टीरियस सी स्माइल देती है और हाँ में सिर हिला देती है। तभी अनिका खाना हो चुका था दोनों का और जल्दी से कुछ डॉक्यूमेंट्स राजलक्ष्मी के हाथ में थमा देती है और राजलक्ष्मी से उसका पर्सनल फ़ोन लेती है और राजलक्ष्मी बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह अपना फ़ोन अनिका के हाथ में थमा देती है। अनिका उसको कहती है कि तुम्हें फ़ोन मैं दूंगी और तुम्हें जो भी काम होगा, जितने भी इसमें नंबर है तुम्हारे जो इस लड़की से रिलेटेड है, उन्हीं के कॉन्टैक्ट इस फ़ोन में फीड है। इसलिए तुम्हें वैसी ही हरकत करनी है जैसे कि सामने वाले का फ़ोन आएगा, तुमसे बातें करेगा, बस वैसे ही तुम्हें आंसर देनी है। अनिका ने वो फ़ोन उस राजलक्ष्मी को दे दिया। अनिका ने जल्दी से राजलक्ष्मी को लेकर उसका लगेज गाड़ी में रख कर और निकल जाती है। जहाँ पर अनिका उसको छोड़ने वाली थी वो एक छोटा सा शिमला का इलाका था, यानी कि गांव के पास एक छोटा सा शहर था शिमला का। तो अनिका ने वहाँ पर राजलक्ष्मी का जो हॉस्टल था वहाँ पर छोड़ने की बात कही थी। इसलिए दोनों को जाते हुए काफ़ी टाइम बीत चुका था। रास्ता काफ़ी छोटा था, पहाड़ी एरिया था, तो इसलिए काफ़ी मुश्किलों से दोनों को जाने में काफ़ी लेट हो गए थे। 7 o'clock का टाइम हो गया था। अनिका ने राजलक्ष्मी का लगेज उतारा और कहा, यहाँ से तुम्हारा सफ़र स्टार्ट होता है, तो इसलिए बेझिझक तुम अपना काम अपने तरीके से करना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। अनिका की इतनी बात सुनकर राजलक्ष्मी अपना बैग उठाती है और उस एक ऑटो लेकर उस तरफ निकल जाती है। एड्रेस अनिका ने राजलक्ष्मी को दे दिया था, इसलिए राजलक्ष्मी आराम से ऑटो लेती है और काफ़ी टाइम हो चुका था तो ऑटो वाला उस रास्ते से न जाना चाहता था। इसलिए राजलक्ष्मी को कहा कि मैम यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है, इधर कोई ऑटो नहीं जाती, तो इसलिए आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। रात का टाइम है इसलिए हम यहाँ इधर से नहीं जाते। राजलक्ष्मी काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि भैया प्लीज़ हम मुझे वहाँ तक छोड़ दो, अगर आप पैसे कहोगे तो मैं आपको डबल चार्जिंग दे दूँगी। लेकिन ऑटो वाला था कि वो बोलता है कि मैम मुझे अपनी जान की परवाह है, मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप कल सुबह यहाँ से चले जाना, सुबह मैं आपको छोड़ आऊँगा, तो इसलिए प्लीज़ आप रात की टाइम इधर से मत जाओ। लेकिन अनिका का फरमान था, अनिका की बात थी, तो राजलक्ष्मी को तो पूरा करना था। इसलिए ऑटो वाला राजलक्ष्मी को उतार देता है। रात 9 बजे चांद की रोशनी में शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका हुआ था। ठंड की वजह से पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं शिमला की एक सड़क पर 2 कदमों की हाट सुनाई दे रही थी। लगभग 23 साल की एक घबराई हुई लड़की सुनसान सड़क पर अकेली चली जा रही थी। तभी उस लड़की ने आगे बढ़ते हुए खुद से कहा, यह जगह इतनी सुनसान क्यों है? शायद वो ऑटो वाला सही कह रहा था, मुझे इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये कहते ही वो लड़की और भी तेजी से चलने लगी। कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी कदमों की आहट सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे चल रहा हो। उस लड़की ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया।
ये देखकर वो और ज़्यादा चौंक गई। घबराती हुई बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो किसके कदमों की आहट थी? डर और घबराहट की वजह से उसने तुरंत सामने की तरफ देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ने लग गई। कुछ देर चलने के बाद उसे फिर उन्हीं 2 कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कि वो और ज़्यादा डर गई। इस बार पीछे मुड़कर देखने भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों कदमों की आहट तेजी से हो गई। ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसके एकदम करीब आ चुका है। तभी वो लड़की घबराकर तिरछी नज़रों से अपनी बाईं तरफ देखती हुई बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है या कोई मुझे देख रहा है? तिरछी नज़रों से पीछे देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह उस वक्त डर से उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। तभी अचानक से उस लड़की ने सड़क पर अपनी परछाई के ठीक पीछे किसी और की परछाई दिखाई दी, जो इसके साथ साथ आगे बढ़ती जा रही थी। जमीन पर बनी हुई परछाई के बाल बिल्कुल खुले हुए थे और ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसके ये बाल खुले हैं या फिर कोई ड्रेस ऐसी पहनी है। ये सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह उसे लग रहा था, इसलिए डर से उसका हाथ पैर फूलने लग गई। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती आवाज़ सुनाई दी, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं? रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। तभी उसके और पीछे से एक और लड़के की आवाज़ आई, आ गई है तो इसे अब यहाँ से कोई नहीं बचा के ले जा सकता। ये सुनते ही लड़की पर डर का जो बादल थे वो छा गए। उसकी आवाज़ में कपकपाहट आ गई। घबराते हुए तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेज़ी से वो लड़की आगे बढ़ रही थी उतनी ही तेज़ी से वो परछाई भी पीछे पीछे चल रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही परछाई का हाथ उसकी तरफ छूने ही वाला था, तभी एक अचानक से एक हाथ ने उस लड़की का हाथ थाम लिया। ऐसा होते ही लड़की की जोर से आवाज़ निकल पड़ी। उस लड़की ने फ़ौरन अपने दाईं तरफ डरती हुई नज़रों से देखा। उसने सामने एक लड़का दिखाई दिया जिसने अभी इसका हाथ पकड़ा हुआ था। उस लड़के का फेस उसे दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने एक हुडी पहनी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगी। वो लड़का सामने सड़क की तरफ देखते हुए बोला, डरो मत, बस मेरे साथ चलती रहो। उस लड़के की आवाज़ बहुत ही गंभीर और शांत थी, जिसे सुनकर वो लड़की बिना कुछ कहे अनजान लड़के के साथ आगे बढ़ने लगती है। इस लड़के के साथ होने की वजह से लड़की को हिम्मत मिल जाती है। तभी आगे बढ़ते हुए लड़की अपनी बाईं तरफ देखती है और फिर परछाई को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वो लड़का कहता है, डरने की बात नहीं है, तुम बस आगे देखो और मेरे साथ चलो। ये सोचते ही उस लड़की ने हुडी पहने हुए लड़के की तरफ देखा, लेकिन हुडी की वजह से अभी भी उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो घबराई हुई आवाज़ में बोली, कौन हो आप? लड़के ने सामने देखकर चलते हुए अपनी सख्त आवाज़ में कहा, चुपचाप चलो। उस लड़के के हाथ थामने से लड़की डर जैसी गायब छूमंतर हो गया था। उसे अब किसी परछाई के आसपास होने का एहसास तो हो रहा था, लेकिन डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो लड़की खामोश हो गई और बिना कुछ कहे सामने देखकर चलने लगी। पैदल चलते हुए कुछ ही देर में वो दोनों एक हॉस्टल के गेट के पास पहुंच गए। तभी हुडी पहने हुए उस लड़के ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और सख्त आवाज़ में बोला, अंदर जाओ और आगे रात के समय में यहाँ से बाहर मत निकलना। ये लड़की उस लड़के से बात करना चाहती थी, लेकिन उसका सख्त रवैया उसको चुप रहने के लिए ही बोल देता है। अपने बैग में मोबाइल ढूंढते हुए बोली, लगता है हॉस्टल बंद हो गया है, मैं अपनी वार्ड को कॉल करती हूँ। वो लड़की बैग में अपना मोबाइल ढूंढ ही रही थी। तभी उसे अपने सामने एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, कौन हो तुम? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अचानक से किसी औरत की आवाज़ सुनकर उस लड़की की घबराने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई और उसकी धड़कनें भी तेज हो गई। इस वक्त उसके सामने एक 45 से लेकर 50 साल की एक औरत खड़ी थी, जो गुस्से में उसे घूरे जा रही थी। इसलिए वो लड़की नर्वस होकर जवाब देते हुए बोली, मैं वो यहाँ ये वो।
उस लड़की को यूं अटक अटक बोलते देखकर सामने खड़ी वो औरत फिर से गुस्से में बोली, जल्दी बोलो, हॉस्टल बंद करने का टाइम हो चुका है। ये सुनते ही उस लड़की ने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के बाद फिर बोलना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया और उसने कहा कि मैं राजलक्ष्मी। तभी उसे अनिका की बात याद आई और जल्दी से अपने बैग से आई कार्ड निकालती है और कुछ पढ़ना स्टार्ट करती है। तभी वो वार्डन कहती है, तुम्हें अभी तक अपना नाम और अपना आता पता कुछ पता नहीं है। तभी राजलक्ष्मी चुप होकर आराम से अपने आप को शांत करके कहती है, मैं वो सुहानी शर्मा हूँ। मैंने सेंट थॉमस कॉलेज में एडमिशन लिया है। यहाँ मेरे लिए एक रूम बुक हुआ है। वार्डन ने तुरंत उस लड़की की अजीब सी नज़रों को देखते हुए पूछा, तुम इस वक्त अकेले यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, नो मैम, मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है। दोबारा पूछती है, तुम यहाँ अकेले ही आई हो या फिर कोई तुम्हारे साथ था? सुहानी ने जवाब देते हुए कहा, नो मैम, मेरे साथ। ये कहते हुए सुहानी अपनी दाईं तरफ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो हैरानी से बोली, वो लड़का भी तो यहाँ था। वार्डन को सुहानी की ये हरकतें काफ़ी अजीब लग रही थी, इसलिए उसने सुहानी को टोकते हुए पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? सुहानी ने कंफ्यूज होकर अपने आसपास देखते हुए कहा, वो लड़का अभी तो यहाँ था। तभी वार्डन थोड़ा गुस्से में बोली, कौन लड़का? और यहाँ तो कोई भी लड़का नहीं है। सुहानी हिचकिचाते जवाब देते हुए कहती है, जिसके साथ मैं यहाँ तक आई हूँ अभी अभी तो वो यहीं खड़ा था। वार्डन ने जवाब देते हुए कहा, जब मैं यहाँ आई तो तुम अकेले ही अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। मुझे तो तुम्हारे साथ यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। वार्डन की बात सुनकर राजलक्ष्मी काफ़ी घबरा गई। तभी वो सोचने लग गई कि अब ये एक नया माजरा क्या है और मुझे अनिका को इस बारे में कुछ बताना पड़ेगा। तभी वार्डन की बात सुनकर दोबारा से वो राजलक्ष्मी सुहानी बनकर बोलती है, उस लड़की के साथ बारे में सोचती है और धीमी आवाज़ में बोली, ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो मेरे साथ ही था। राजलक्ष्मी को अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ देखकर वार्डन फिर सख्त आवाज में बोली, काफ़ी देर हो चुकी है सुहानी, तुम ऐसा करो और रात के 8 बजे हॉस्टल बंद हो जाता है और इसके बाद तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू।